नमस्कार। भारतीय वीरांगनाओं की कहानी रानी की जुबानी की 21वीं श्रृंखला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्वतंत्रता सेनानी की बात करेंगे जो हमारे दिल को छू लेती है और हमारे जीवन को प्रेरित करती है, जिनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन की उच्चाधिकारी के रूप में कैसे जिया जाता है और आत्मसमर्पण समाज सेवा का क्या महत्व है। इस वीरांगना का नाम था पुतली मया देवी पोधर। ये गोरखा थी और इनका जन्म जो था वो दार्जिलिंग में के एक गांव कोसर में हुआ था। पुतली मया देवी पोधर ने अपना पूरा का पूरा जीवन समाज सेवा को दिया और शिक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भी ये जान लिया था कि जब तक हम अपने साथियों, अपने भारतवासियों को शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक हम अपने देश को इन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर हमको अपनी स्वतंत्रता चाहिए तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो देशवासी हैं उनको शिक्षित करें और उनको इन चीज़ों का महत्व समझाएं। इनका जन्म 14 फरवरी 1920 को दार्जिलिंग के कुसोंग में हुआ था। उनके पिता मदन बहादुर ताबंग अंग्रेजों के सब डिवीजन ऑफिस में एक चपरासी थे। पुतली मया ने कुसोंग स्कॉट मिशन स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी और जब वो शिक्षा प्राप्त कर रही थी उसी वक्त पर बिहार के सरयू प्रसाद पोद्दार को दार्जिलिंग की पहाड़ियों में राष्ट्रवाद फैलाने का दायित्व दिया गया। जब पुतली मया ने उन्हें खादी वस्त्र पहने देखा तो वह उनसे बहुत प्रभावित हुई और मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही उनके अंदर राष्ट्रवाद की ज्वाला प्रज्वलित हुई और वो कांग्रेस यूथ विंग में सम्मिलित हो गई। उसी वक्त दार्जिलिंग में ही कांग्रेस की एक शाखा का गठन किया गया, जिसके लोकल लीडर थे प्रतिमान सिंह, हरीश छेत्री तथा सवित्री देवी। पुतली भी इसमें शामिल होकर इसकी सदस्य बनी। बहुत छोटी उम्र थी, लेकिन वो इतनी प्रभावित हो चुकी थी राष्ट्रवाद से कि उनका मन और वो उनके अंदर एक आग जल गई थी कि हमने अपने देश को किस तरह से स्वतंत्र कराना है। दार्जिलिंग ब्रिटिश सरकार की समर कैपिटल थी और इसी वजह से वहाँ की जो सरकार थी वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर सरकार विरोधी गतिविधियाँ हों और इनमें यहाँ पर कोई दंगा फसाद होए, और इसीलिए वो चाहती थी कि किसी तरह से जितने भी यहाँ पर गतिविधियाँ हो रही हैं और जो विरोध हो रहे हैं उनको दबाया जाए और दार्जिलिंग को इनसे मुक्त रखा जाए। इसीलिए पुलिस ने कांग्रेस में जो शामिल लोग हुए थे, वहाँ के लोग जो लोकल लोग थे, उन्हें कड़ी चेतावनी दी। जब पुतली पर भी ये चेतावनी लागू होती थी, पर पुतली ने इसका कोई असर ना हुआ और वो अपने जो गतिविधियां थी और वो जो अपने विरोध थे और अपने काम वो करती रही। सरकार ने उसे एक नर्स की नौकरी का लालच दिया, लेकिन पुतली मया ने उसे ठुकरा दिया। इस पर सरकार ने उनके पिता, जो सरकारी दफ्तर में चपरासी थे, उन पर दबाव डालना शुरू किया और उनको पता था कि ये सरकारी दफ्तर में काम करते हैं तो शायद अपने पिता के ऊपर, उनके ऊपर दबाव डालने से इनकी जो गतिविधियां हैं वो थोड़ी रुक जाएं और जो ये कांग्रेस के साथ मिलकर जो आवाज़ उठा रही हैं वो उनके ऊपर रोक लगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके पिता, उनका परिवार ने उनको काफ़ी समझाने की कोशिश करी, परंतु वो नहीं मानी और अपना विरोध जताया। उनके पिता ने कहा कि ये पुरुष प्रधान का काम है, परंतु पुतली बाई ने ना तो सरकार की बात
और उनकी जो सरकार की धमकी थी उस पर कोई विचार किया, और ना ही कोई नौकरी का लालच उनके ऊपर काम आया, और परिवार का विरोध भी उनके ऊपर काम ना कर सका। जब उनके ऊपर इतना दबाव डाला गया तो वो पुतली मैया ने राष्ट्रवाद के मार्ग पर बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर बड़े जोश के साथ स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी दी, और वर्ष 1938 में स्थायी कार्यकर्ताओं के सहयोग से उन्होंने हरिजन समाज का गठन किया, क्योंकि हरिजन की हर जगह बहुत बुरी हालत थी। जो कोई भी समाज कार्य करता था उसको इस बात का पता था, और वो उनका उद्धार करना चाहते थे, और उनको वो इस चीज़ों से उभारना चाहते थे, क्योंकि जितने भी दलित थे उनकी भी जो जीवन था बहुत मुश्किल में था, और जिसका मूल रूप सामाजिक व आर्थिक पिछड़े हुए दार्जिलिंग वासियों के हित में काम करने का था। जो उन्होंने हरिजन समाज का गठन किया था उनका मूल रूप यही था। वर्ष 1939 में उन्होंने नाइट स्कूल की स्थापना की। उनको ये मालूम था कि जब तक हम अपने भारतवासियों को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक हम अपने देश का कुछ नहीं कर सकते। उनको जो स्वतंत्रता संग्राम में सबको एकजुट करना है वो हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने जो मेहनत मजदूर करते थे लोग शाम को स्कूल की पढ़ाई करते थे, और यहाँ पर तक कि जो दलित महिलाएं थीं, जो युवा थे, उनको शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया जाता था। यहाँ शराब के जो प्रभाव थे उनके बारे में भी उनको अवगत कराया जाता था। यहाँ मूल वासियों को खादी के प्रचार के साथ साथ राष्ट्रवाद की भावना का दीप जलाने का कार्य भी करते थे। उनका मेन यही काम था, उनका सबसे बड़ा, कि वो अब हर एक भारतवासी के अंदर राष्ट्रवाद की एक दीप जलाएं, एक उनके अंदर एक आग ज्वलित करें, ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकें। क्योंकि अशिक्षित लोग थे, वो किसी भी दबाव में बड़ी जल्दी आकर उस चीज़ से हट जाना चाहते थे और वो लड़ना नहीं चाहते थे, और अंग्रेज़ यही चाहते थे कि इनको दबाया जाए और इनके ये अपना सर ना उठा सकें, और ये अंग्रेज इन पर हुकूमत करते रहे। वर्ष 1939 में ही पुतली देवी ने कुरसोंग में वुमेन वेलफेयर कमेटी की स्थापना की, और जिसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देना था तथा घरेलू उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना था। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में जो शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज जल्द ही दार्जिलिंग में भी दिखाई देने लगी। अगस्त 12, 1942 को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन का समर्थन करते हुए दार्जिलिंग में कई रैलियां निकाली। प्रतिक्रिया स्वरूप कई को दार्जिलिंग जेल में भेजा गया। जब उन्होंने बहुत सारी रैलियां निकाली तो जाहिर है कि वो पुलिस ने उनको पकड़ा और उन्हें जेल हुआ। परंतु अगले ही दिन पुतली देवी ने इसका विरोध किया तथा आंदोलन का समर्थन करते हुए बहुत बड़े समूह का नेतृत्व करते हुए एक और रैली निकाली। परिणाम स्वरूप पुतली देवी तथा अन्य रैली के लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। पहले दिन तो वो गिरफ्तार ना हुई, लेकिन जब उन्होंने अगले दिन एक और रैली निकाली तब वो गिरफ्तार हो गई। कुछ समय बाद कांग्रेस के लोगों को तो रिहा कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस के क्षमा करें, कांग्रेस के जो लोग जो गिरफ्तार हुए थे, जो रैली कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनको रिहा कर दी गया। लेकिन पुतली देवी और सरयू प्रसाद को 1.5 साल की सजा हुई। और इसी बीच जब वो जेल में थी तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, और पुतली देवी को सन 1944 को में उनके जो स्वास्थ्य बिगड़ गया था, इस कारण उनको रिहा किया गया। हालांकि रिहा होने के बाद भी उन्हें
बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु वो इनसे विचलित ना हुई और अपने कार्य करती रही। चाहे उनका स्वास्थ्य ठीक था या नहीं था, लेकिन वो इस संग्राम में जुड़ी रही। कांग्रेस के जो सदस्य थे, उन्होंने सरयू प्रसाद के साथ उनका विवाह करने की उनको सलाह दी। इसके पश्चात दोनों का विवाह कुरसोंग में गोरखा ढंग से हुआ। सरयू प्रसाद एक बिहारी थे और पुतली देवी गोरखा, इसलिए परिवार में उनको कोई समर्थन नहीं दिया गया। आय का कोई जरिया नहीं था, लेकिन आर्थिक कठिनाइयाँ वो झूल रही थी और उनका सामना करती रही, पर अपना जो स्वतंत्रता संग्राम का काम था उन्होंने नहीं छोड़ा। स्वतंत्रता वो अपने जितना अपना भाग था वो उनको देती रही और अपने स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा जुड़ी रही, आंदोलनों में जुड़ी रही और अपने भाषण देती रही। स्वतंत्रता के बाद पुतली देवी ने अपना सारा समय कुरसोंग में ही रहकर समाज सेवा का कार्य भार भी संभाला और उसके बाद वो कुरसोंग के कांग्रेस प्रेसिडेंट के कार्यभार भी उन्होंने संभाला। कुछ समय बाद उन्हें दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया गया। आज़ादी की लड़ाई में उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए पुतली देवी पोद्दार और उनके पति सरयू प्रसाद पोद्दार को स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन के साथ साथ ताम्रपत्र 1972 में देकर उनको सम्मानित किया गया। पुतली माया देवी पोद्दार की मृत्यु 1984 में सिलीगुड़ी में एक अस्पताल में 64 वर्ष की उम्र में हुई। उनके सपने, उनके संकल्प ने उन्हें समाज सेवा, स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान उन्होंने पूर्ण किए। उन्होंने अपना जीवन पूरा का पूरा समाज सेवा में लगा दिया और अपने आप को इस देश के अपना जीवन समर्पित किया। उनके जीवन से हमें ये सीख है कि हमारा हालात जैसे भी हों, सपनों को पूरा करने का संकल्प हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी काम के लिए, ये एक छोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था जिसके अंदर उन्होंने अपना जीवन डाल दिया और इसके अंदर वो रहते रहते जितना उन्होंने हो सका उन्होंने अपने जीवन में स्वतंत्रता के लिए, अपने समाज के लिए कार्य किया और जितना हो सके उतना लोगों को शिक्षित करने में वो पीछे नहीं हटे, क्योंकि वो जान गई थी कि शिक्षा का महत्व बहुत अच्छा है और इंसान को मजबूत करता है। ऐसी वीरांगना को हम शत शत नमन करते हैं। अगली श्रृंखला में फिर एक और गुमनाम वीरांगना के साथ आप लोगों के समक्ष फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।